नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उस जटिल भूल भुलैया को डिकोड करने वाले हैं जिसे समझना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रॉम क्राइम टू कोर्ट रूम का ये सफ़र सिर्फ पुलिस और अदालतों की फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्टेट पावर और एक आम इंसान की फंडामेंटल लिबर्टीज़ के बीच का वो नाजुक संतुलन है जिसे हमारे संविधान के आर्टिकल्स 14, 20 और 21 सुरक्षित रखते हैं। तो आइए एक पूरी ऊर्जा के साथ इस कानूनी सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। पहले पुलिस, एफआईआर्स एंड अरेस्ट्स की बात होगी, फिर सर्चेस, सीजर एंड बेल को समझेंगे। उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर द ट्रायल प्रोसेस देखेंगे, फिर जजमेंट्स एंड कॉम्पेंसेशन और आखिर में प्रोबेशन एंड जुवेनाइल जस्टिस की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पुलिस, एफआईआर्स एंड अरेस्ट्स, द फर्स्ट स्टेप्स। कानून ने अपराधों को दो बहुत ही अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। एक तरफ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी ऐसे गंभीर मामले जहां पुलिस के पास अरेस्ट विदाउट वारंट की ताकत होती है। दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पुलिस के हाथ पूरी तरह बंधे होते हैं और गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की सख्त जरूरत होती है। ये फर्क किसी भी नागरिक की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। अब जरा सोचिए, कोई संगीन जुर्म हो और पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे। पहले ऐसा बहुत होता था, पुलिस इनफॉर्मल प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज करने लगती थी, लेकिन ललिता कुमारी वी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम की इस विफलता को खत्म कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सेक्शन 154 के तहत मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस के पास कोई डिस्क्रेशन या मर्जी नहीं है, उन्हें एफआईआर लिखनी ही होगी। गिरफ्तारी के नाम पर होने वाले पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अरनेश कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार का मामला एक गेम चेंजर साबित हुआ। कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और छोटे मामलों में होने वाली धड़ाधड़ गिरफ्तारियों पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में कोई ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होंगे। पुलिस को पहले सेक्शन 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना होगा, गिरफ्तारी के स्पेसिफिक रीजंस दर्ज करने होंगे और मजिस्ट्रेट को उन कारणों की सख्ती से जांच करनी होगी। लेकिन एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई भी है, कस्टोडियल वायलेंस। पुलिस हिरासत में होने वाली क्रूरता से एक आम इंसान को कौन बचाएगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो न्यायपालिका कैसे दखल देती है? यहीं पर DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल गाइडलाइंस एक मजबूत ढाल बनकर सामने आती हैं। ये नियम स्टेट ब्रूटैलिटी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं। पुलिस को क्लियर आइडेंटिफिकेशन बैजेस पहनने ही होंगे। अरेस्ट मेमो पर गवाह और परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। 8 से 12 घंटे के भीतर परिवार को सूचना मिलनी चाहिए। हर 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिनेशंस होने चाहिए और पूछताछ में लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह का अधिकार मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले अहम पड़ाव की ओर, सर्चेस, सीजर एंड बेल, बैलेंसिंग लिबर्टी। इसमें आज़ादी बचाने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है एंटिसिपेटरी बेल या सेक्शन 438। ये कोई आम जमानत नहीं है, ये सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक प्रीएम्प्टिव लीगल डायरेक्शन है। इसका मतलब है, अगर गिरफ्तारी की नौबत आई तो व्यक्ति को तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी होने से पहले ही आज़ादी की गारंटी। और जमानत की बात हो तो संजय चंद्रा वर्सेस CBI के केस का वो ऐतिहासिक सिद्धांत हमेशा याद आता है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ किसी आर्थिक अपराध के गंभीर होने का मतलब ये नहीं कि बिना ट्रायल के ही किसी को अनिश्चित काल तक जेल में डाल दिया जाए। आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। अब कोर्टरूम के दरवाजे खुलते हैं। तीसरा चरण, द ट्रायल प्रोसेस, सीकिंग द ट्रूथ। ट्रायल के दौरान एक बहुत ही अहम बचाव होता है, प्ली ऑफ ओटरफॉइज अक्यूट, यानी सेक्शन NC 300। ये आर्टिकल 22 के तहत एक ऐसा मजबूत संवैधानिक कवच है जो ये पक्का करता है कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलकर उसे बरी किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसे डबल जेपरी से बचाव कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चलता कैसे है? इसकी प्रक्रिया एकदम सेट और व्यवस्थित होती है। शुरुआत होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से, अगर प्राइमा फेसी केस बनता है। फिर आरोपी से प्ली ऑफ अक्यूज लिया जाता है कि वो दोषी है या निर्दोष। उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस पेश होते हैं और आखिर में जजमेंट सुनाया जाता है, बरी यानी एक्विटल या दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन।
लेकिन क्या सिर्फ ट्रायल का होना काफी है? इंसाफ में देरी का क्या? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बिहार की जेलों में अंडर ट्रायल्स अपने कथित अपराधों की अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय जेलों में बिता चुके थे। इसी ऐतिहासिक केस ने स्टेट को मजबूर कर दिया और यह स्थापित किया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। त्वरित न्याय हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ट्रायल पूरा होने के बाद क्या होता है? आइए देखते हैं जजमेंट्स एंड कॉम्पनसेशन, द आफ्टरमैथ। अदालतों का कीमती समय बचाने के लिए सिस्टम में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कंपाउंडिंग, यानी सेक्शन 320। ये आरोपी और पीड़ित के बीच एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सेटलमेंट होता है। अगर समझौता हो जाए तो अपराध को न किया गया मान लिया जाता है, जिसका सीधा नतीजा होता है तुरंत एक्विटल। लेकिन यहाँ नजरिया बदलने वाला एक बड़ा सवाल है। क्या सजा सुनाने वाली आपराधिक अदालत की ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो पीड़ित को कॉम्पेंसेशन दे? ये सवाल सिर्फ मुजरिम को सजा देने के बारे में नहीं, बल्कि पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने के बारे में है। बिल्कुल, अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के फैसले ने यही साबित किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी तो ठहराया, लेकिन पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की बात पूरी तरह भूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अदालतों को सेक्शन 357 सीआरपीसी के तहत कॉम्पेंसेशन पर विचार करना ही होगा, और अगर इसे अस्वीकार करना है तो स्पेसिफिक रीजंस दर्ज करने होंगे। इस फैसले ने रेस्टोरेटिव जस्टिस को सीधा सेंटेंसिंग प्रोसेस में जोड़ दिया। और अब चलते हैं कानून के उस हिस्से की ओर जो सुधार और सुरक्षा पर जोर देता है, प्रोबेशन और जुवेनाइल जस्टिस स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स। यहाँ एक बहुत ही अहम इंग्लिश लीगल टर्म समझना जरूरी है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ या CCL। इसका मतलब है कोई भी बच्चा जिस पर अपराध का आरोप है या दोषी पाया गया है और अपराध के दिन उसकी उम्र 18 साल से कम थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मुख्य फोकस आम क्रिमिनल ट्रायल की तरह सजा देना नहीं, बल्कि पूछताछ, देखभाल और बेल देना होता है। लेकिन 2015 के JJ एक्ट ने 16 से 18 साल के किशोरों द्वारा किए गए हेनस ऑफेंसेस के लिए एक बेहद सख्त टाइमलाइन बना दी है। 24 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेशी होती है। फिर शुरू होता है असेसमेंट फेज, जहां ये परखा जाता है कि क्या इस किशोर में अपराध को समझने की मानसिक क्षमता थी, और अगर हाँ, तो उसे 21 साल की उम्र तक एक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है, जिसके बाद जेल भेजा जा सकता है। उम्र को लेकर सालों से एक बहुत बड़ा भ्रम था कि जुवेनाइल की उम्र ट्रायल की तारीख से तय होगी या अपराध की तारीख से। प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस ने इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने साफ कर दिया कि केवल डेट ऑफ कमीशन, यानी जिस दिन अपराध हुआ था, सिर्फ वही दिन किशोर स्थिति तय करेगा। ट्रायल में चाहे सालों की देरी हो जाए, किशोर अवस्था के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। JJ एक्ट सिर्फ अपराध की बात नहीं करता, इसमें सेक्युलर अडॉप्शन प्रोसेस का भी एक शानदार सिस्टम है। कैरा के जरिए अडॉप्टर्स का रजिस्ट्रेशन, बच्चे के लिए सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए होम स्टडी, फिर मैचिंग, प्लेसमेंट और अंत में अदालत द्वारा जारी फाइनल अडॉप्शन ऑर्डर। ये क्रमिक प्रक्रिया बच्चों को एक स्थायी और सुरक्षित घर देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक गहरा और उत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे हमारे कानून सिर्फ सख्त सजा देने से आगे बढ़कर रिस्टोरेटिव जस्टिस की ओर जा रहे हैं, असल में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? क्या ये स्टेट की जीत है? क्या इससे पीड़ित को न्याय मिल रहा है? या फिर ये पूरे समाज को ही बेहतर बना रहा है? इस पूरी क्रिमिनल जस्टिस मशीन के असली उद्देश्य पर विचार जरूर कीजिएगा।